नमस्कार। आज हम माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में देखेंगे। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, टीचर ट्रेनिंग, तो आपको एक कॉपी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो भी स्किल आपने सीखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी माइक्रो टीचिंग में, तो उन सारे स्किल को आपको एक कॉपी में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉपी में इन स्किल को कैसे लिखा जाता है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे लिंक है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का अर्थ, और कुछ विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन चीज़ों को देखेंगे और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके तत्व और सोपान और इसके लाभ क्या है और जो स्किल हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। सबसे तो पहले हम पढ़ाने के लिए प्रस्तावना इस कौशल से स्टार्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाना। फिर उसके बाद व्याख्यान, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और लास्ट में हम देख सकते हैं कि पाठ समापन कौशल है। तो स्किल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अधिकतर क्या करते हैं कि इन 10 स्किल का हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। प्रस्तावना कौशल से हम सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना कौशल में क्या करते हैं कि हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो कि उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर आधारित होता है। तो ये जो माइक्रो टीचिंग का कॉपी है वो सिविक्स सब्जेक्ट से है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के भी हैं तो आप एग्जाम्पल देख के, जैसे सिविक्स का वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा प्रस्तावना में, तो आप अपना क्वेश्चन आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन भी वहाँ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले लिखते क्या हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ लिखते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ लिखने के बाद आपका आ जाएगा परिभाषाएं। कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि एलन के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं, अरविंद के अनुसार दी गई हैं और एलन एवं इव के अनुसार भी कुछ परिभाषाएं दी गई है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति या विशेषता। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उस चीज को आप लिखेंगे और उसके बाद आपका आ जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के अंग या तत्व। तो यहाँ पर 5 है हमारा, तो यहाँ पर देख लेंगे आप सूक्ष्म शिक्षण के अंग। और फिर उसके बाद देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सोपान या शिक्षण चक्र। तो यहाँ पर पहला नंबर आपका हो जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान देना, और फिर उसके बाद आपका दूसरा नंबर हो जाएगा सूक्ष्म कौशल की चर्चा करना। फिर उसके बाद विशिष्ट कौशल का चयन करना, यानी कि इस विधि में एक समय में एक कौशल को ही आप सीखेंगे। फिर उसके बाद आपका 4 नंबर हो जाएगा आदर्श पाठ प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण। चुने हुए शिक्षण कौशल की पूरी जानकारी के बाद आदर्श पाठ छात्र अध्यापक के सामने प्रस्तुत किया जाता है इसमें। और 5वां नंबर आपका हो जाएगा आदर्श पाठ का निरीक्षण एवं समालोचना। और फिर 6 नंबर आपका हो जाएगा सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। और फिर आपका 7 नंबर में हो जाएगा उचित परिस्थितियों का आयोजन। और फिर 8 नंबर आपका हो जाएगा शिक्षण अभ्यास या शिक्षण सत्र। और फिर 9 नंबर हो जाएगा आपका प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देना। और फिर उसके बाद पुनः पाठ योजना बनाना और फिर पुनः अध्यापन सत्र और पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करना। और फिर 13 नंबर जो लास्ट है ये हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की पुनरावृत्ति। और उसके बाद आपका आ जाएगा इसके लाभ क्या है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के लाभ क्या है, उस चीज़ को भी आप लिखेंगे। तो इसमें आपका कुछ पॉइंट है।
फिर उसके बाद आपका जो स्किल आएगा, तो सबसे पहले हम जो स्किल का यूज करते हैं वो है प्रस्तावना शिक्षण कौशल। तो इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना कौशल को पाठ प्रारंभ कौशल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जब ये स्किल सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले ये स्किल को सीखना जरूरी होता है। इस कौशल का संबंध पाठ की शुरुआत करने से होता है। यदि पाठ की शुरुआत प्रभावशाली तरीके से होती है तो पाठ की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो इसमें देखेंगे आप कि ध्यान रखने की बातें प्रस्तावना कौशल में, जैसे कि प्रस्तावना जो है, प्रश्न जो रहता है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न की संख्या क्या, आप 3 से कम नहीं, 3 से मतलब कम से कम 3 रख सकते हैं, और आपका 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो प्रस्तावना कौशल का प्रश्न होता है आपको हम इसके बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है कि प्रस्तावना कौशल में अनेक युक्तियाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ शिक्षक कहानी सुनाकर पाठ का प्रारंभ करते हैं। बच्चों को पढ़ाना क्या करते हैं, पहले कुछ कहानी सुनाकर भी, मतलब शिक्षक जो होते हैं कि कहानी सुनाकर भी इसका स्टार्ट करते हैं। कुछ कविता का अंश सुनाते हैं, कुछ मॉडल चार्ट ये सब दिखा के यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का भी प्रयोग करते हैं। इसका महत्व है, प्रस्तावना कौशल की उपयोगिता एवं महत्व। अब प्रस्तावना कौशल, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप प्रश्न पहले बच्चों से प्रश्न करते हैं। पढ़ाने के समय भी क्या करेंगे कि आप बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो इसको हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल का प्रश्न है, और ये कम से कम आप 3 और अधिक से अधिक 5 रख सकते हैं। और ये प्रश्न और उत्तर जो होता है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। आपको प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा लेसन प्लान बनाया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिविक्स का और होम साइंस का है। तो ये प्रश्न देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि हमारा देश का क्या नाम है, बच्चों से प्रश्न करेंगे, छात्र अध्यापक या अध्यापिका, तो बच्चे क्या उत्तर देंगे, भारत। अब जैसे भारत उत्तर आया तो उसी से दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, और जैसे उत्तर देख सकते हैं, फिर उसी से तीसरा प्रश्न देख सकते हैं। और लास्ट में आप क्या देख सकते हैं कि मतलब आपका टॉपिक आना चाहिए। बच्चों से जो लास्ट प्रश्न कीजिएगा, जो टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, वो लास्ट क्वेश्चन में निकल कर आना चाहिए। जैसे कि हमारा टॉपिक है यहाँ पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि संविधान में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिया गया है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अक्सर मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिख देते हैं, और देख सकते हैं कि आपका टॉपिक निकल कर आ गया। अब प्रस्तावना के बाद दूसरा स्किल जो है, दूसरा कौशल, वो है व्याख्यान शिक्षण कौशल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेक्चर का प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। व्याख्यान देते समय अध्यापक को कई बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि व्याख्या जो है वह सरल, स्पष्ट, शुद्ध भाषा में होना चाहिए, ताकि बच्चा उस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सके। व्याख्या छात्रों के पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए तथा नए अनुभव को भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। व्याख्या जो है, लेक्चर दिया जा रहा है जो टीचर के द्वारा, वो छात्र की आयु और उनके मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि जिस एज का बच्चा है उसी के अनुसार आप लेक्चर दे सकते हैं। 11th क्लास का बच्चा है तो आप पीजी का लेक्चर उसके सामने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्यान कौशल का घटक, भाषा में धारा प्रवाहिता होना चाहिए, और विचारों एवं कथनों को जोड़ने वाली कथनों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि व्याख्यान कौशल के अंतर्गत विभिन्न विचार या कथन को परस्पर जोड़ने वाली शब्द, मुहावरा या कड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा है विचारों में क्रमबद्धता का उचित प्रयोग होना चाहिए, सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्यांश जो है, व्याख्या दिया जा रहा है जब टीचर के द्वारा, तो वाक्यांश उनका पूरा होना चाहिए, नहीं कि आधा अधूरा बोल दिए, ऐसे में बच्चे समझ नहीं पाएंगे।
और विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं, इस कारण व्याख्या देते देते बच्चों से प्रश्न भी करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि व्याख्यान कौशल को कैसे बनाते हैं हम लेसन प्लान में, पाठ योजना जब बनाते हैं। तो ये आपका व्याख्यान कौशल हो गया। जैसे कि मौलिक अधिकार आप पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में क्या कीजिएगा कि आप परिचय दीजिएगा, और फिर परिचय के बारे में जैसे कि दूसरा कॉलम है आपका, पहला बिंदु तो हुआ आपका टॉपिक से संबंधित, दूसरा है छात्र अध्यापी का क्रियाशीलता, यानी कि आप जो व्याख्या दीजिएगा वहाँ पर क्लास में उस चीज़ को लिखिएगा, और फिर छात्र क्रियाशील यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, वो कैसे सुनेंगे, वो कैसे अनुशासन बनाए हैं, उस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि आप पढ़ाने के लिए जो वाइट बोर्ड यूज करते हैं उस मेन टॉपिक को लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये व्याख्यान कौशल था। और तीसरा नंबर में हमारा जो आएगा वो है श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल के बारे में देख सकते हैं कि अध्यापक के लिए चौक तथा श्यामपट्ट उतना ही आवश्यक होता है जितना कि एक सैनिक को हथियार की जरूरत पड़ती है, यानी कि अध्यापक के लिए ये एक हथियार का काम करता है। इसको अध्यापक को क्या करना पड़ता है कि श्यामपट्ट का हमेशा प्रयोग करना पड़ता है, जब वो पढ़ाते हैं तो इसकी आवश्यकता ही पड़ती है। सबसे पहले इसका प्रयोग जेम्स विलियम ने किया था, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होना चाहिए कि लेखन की स्पष्टता होनी चाहिए, 3 पक्षों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए श्यामपट्ट कार्य में, कि लेखन की स्पष्टता, लेखन शुद्ध होना चाहिए और बराबर दूरी पर होना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से पढ़ सकें। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, यानी कि वाक्य जो है सीधी लाइन में होनी चाहिए, इन लाइनों के मध्य एक सी मतलब समान सी दूरी होनी चाहिए, और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर जाके लिख के काट दिए, ऐसा नहीं, शुद्ध लिखा हुआ होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता, तो उपयोगिता में हम क्या देखेंगे कि लिखित सामग्री जो है संक्षिप्त हो, ध्यान आकृष्ट करने वाला हो, सुंदर तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो बच्चे का ध्यान खुद वहाँ पर आकृष्ट होगा। रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो मार्कर का प्रयोग कीजिएगा। और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि श्यामपट्ट को पाठ से पहले साफ कर लेना चाहिए, यानी कि उसको साफ सुथरा कर लेना चाहिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना चाहिए। श्यामपट्ट की एक ओर खड़े होने चाहिए, अगर आप पूरे बीचों बीच खड़े हो जाइएगा तो बच्चों को दिखेगा ही नहीं कि आपने क्या लिखा है। और श्यामपट्ट में जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। चौक से जब लिख रहे हैं तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चौक पर पर्याप्त दबाव डालकर, यानी कि आपको ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, आपको इतना ही डालना है जिससे लेखन स्पष्ट हो, मतलब साफ लिखा हुआ दिखे बच्चों को। हल्का अगर लिखिएगा तो वो लिखावट दिखेगा ही नहीं। लिखते समय नज़र छात्रों के क्रियाकलाप पर भी रहनी चाहिए, यानी कि जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो आपका ध्यान पीछे भी होना चाहिए। अगर पीछे ध्यान नहीं दीजिएगा तो बच्चे क्या करेंगे कि वो हल्ला करेंगे, उनको ये पता रहेगा कि टीचर तो देख ही नहीं रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्लास में हल्ला शोरगुल हो सकती है, इसलिए पीछे भी नज़र रखना है। और श्यामपट्ट पर जो लिखे गए शब्द है आप लिख रहे हैं तो उसको क्या करना है कि हाथ से साफ नहीं करना है। क्या होता है कि अक्सर टीचर हाथ से भी अंगुलियों से साफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, डस्टर या कपड़े का यूज करना चाहिए यहाँ पर। और जब आप क्लास समाप्त करते हैं, आप पढ़ाना बंद करते हैं, उसके बाद क्या है कि बच्चे ने जो लिख लिया तो सारा काम कर लिया बच्चों ने, तो कक्षा की समाप्ति पर श्यामपट्ट को साफ कर देना चाहिए, उसके बाद ही कक्षा से निकलना चाहिए। ये एक अच्छे टीचर का गुण है। और श्यामपट्ट कौशल में देख सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर क्लास लिखिएगा, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका और टॉपिक क्या है, उस चीज़ को लिखेंगे, और इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। देख सकते हैं 2 पार्ट में बटा हुआ है, और मेरा जो टॉपिक है
ये सिविक सब्जेक्ट से है, तो आप जो भी सब्जेक्ट से बनाएंगे उसी के अनुसार आप लिखेंगे। तो यहाँ 2 पार्ट में बांटना है और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है लिखना। जैसे कि मौलिक अधिकार हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इसका वर्णन जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है और 6 प्रकार का है। तो हम देखिए 6 प्रकार लिखे हैं और मौलिक अधिकार का 6 प्रकार हो गया आपका। जैसे पहला है समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सारा आ जाता है, कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये यहाँ पर हो जाता है आपका 5 समानता के अधिकार के अंतर्गत। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, आप देख सकते हैं। तो 6 अधिकार है, तो छठा हमारा आ जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसमें कि 5 लेख दिया गया है नागरिकों को, ये देख सकते हैं यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कौशल तो हमारा समाप्त हुआ। अब उसके बाद 4 नंबर में हम क्या यूज करेंगे, प्रश्नोत्तर कौशल। प्रश्नोत्तर कौशल में क्या करते हैं कि हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होता है कि वह प्रभावशाली शिक्षण को बनाने के लिए तथा नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए प्रश्न करते हैं, ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। आप प्रश्न करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे कि बच्चे उस चीज को, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उन्हें ये डर रहेगा कि टीचर हमसे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी के ध्यान को पूर्व ज्ञान की ओर केंद्रित करने के लिए, विद्यार्थी में पाठ के संबंध में रुचि जागृत करने के लिए, और फिर व्यक्तिगत कमजोरियों का पता लगाने के लिए। हाँ, प्रश्न के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर वो नहीं समझ पाएंगे, टीचर अगर बार बार समझाते हैं और नहीं समझते हैं, तो टीचर प्रश्न के द्वारा क्या करते हैं कि आकलन करते हैं कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं। फिर उसको दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। तरीका क्या है प्रश्न करने का? प्रश्न जो है पूरी कक्षा से करना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे से आप प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, पूरे क्लास से, आपको क्लास के बच्चे से करना है। प्रश्न केवल आगे की पंक्ति में बैठने वाले बच्चों से नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। उत्तर देने से पहले बालकों को प्रश्न का उत्तर सोचने का अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि आप तुरंत प्रश्न पूछें और बोले कि आप फटाक से हमें आंसर दीजिए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा समय दें बच्चों को। प्रश्न का भाषा सरल होना चाहिए। अच्छे प्रश्न के लक्षण क्या है कि प्रश्न इस प्रकार के हों कि इसके लिए चिंतन की आवश्यकता हो, बच्चा सोच समझ के उसको आंसर दे सके। बच्चों की आयु और योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए, जितना उनका मानसिक स्तर है इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो कौशल है आपका प्रस्तावना कौशल, वो आपका व्याख्यान के नीचे रहता है। जैसे मौलिक अधिकार आप पढ़ाएं बच्चों को, मौलिक अधिकार के बारे में कुछ परिचय दिया आपने, तो अब क्या करेंगे कि उसी से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे प्रदान किया गया है, तो नागरिकों को। बच्चे उत्तर देते हैं नागरिकों को। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में। और फिर मौलिक अधिकार का प्रकार आप पढ़ा है, तो उसी से प्रश्न करेंगे बच्चों से कि मौलिक अधिकार का कितना प्रकार है, तो बच्चे उत्तर देते हैं 6। और इसी से 20 से आप प्रश्न उठाए हैं कि अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है अनुच्छेद 17। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल 5वां नंबर। इसका उद्देश्य शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अध्यापक कक्षा में विद्यार्थी का ध्यान पाठ्य वस्तु पर केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि अध्यापक के स्वयं ही उद्दीपन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि शरीर का संचालन, उनका हाव भाव या मुद्रा, आवाज में उतार चढ़ाव जो पढ़ाने के दौरान करते हैं, ये करना जरूरी होता है। आवाज का भी उतार चढ़ाव होना जरूरी है, ताकि बच्चा का ध्यान आकर्षित हो टीचर की ओर। इसके तत्व हैं उद्दीपन परिवर्तन, तो शरीर संचालन हो जाएगा, हाव भाव हो जाएगा, आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए।
ये सारा चीज़ है। विराम का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि एकक को आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाव भाव यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, क्योंकि एक ही आवाज़ में विद्यार्थी क्या होते हैं कि ऊब जाते हैं। इसलिए उनका ध्यान को आकर्षित करने के लिए, पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए टीचर को अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करना जरूरी होता है। ध्यान भाव केंद्रीकरण, तो शाब्दिक केंद्रीकरण में यहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि सभी छात्र इधर देखेंगे। टीचर द्वारा कहा जाता है तो क्या करते हैं कि छात्र देखने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान केंद्रित होता है पाठ की ओर। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि बच्चे ध्यान से उस चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। मुद्रात्मक केंद्रीकरण में क्या है कि भाव मुद्राओं के सहारे अर्थात संकेत द्वारा विद्यार्थी के ध्यान वांछित दिशा की ओर आकर्षित किया जाता है। जबकि मुद्रात्मक शाब्दिक केंद्रीकरण में क्या है कि शब्द के साथ साथ संकेत का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारा आप देख सकते हैं। तो ये था उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसको कैसे आप बनाइएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट डालिएगा, विषय प्रकरण अवधि। अवधि आपका समय 5 से 7 मिनट का होगा, किस क्लास के लिए वो लिखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। तो मौलिक अधिकार किसे प्रदान किया गया, तो छात्र उत्तर देंगे। यानी कि प्रश्न उद्दीपन में वही छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप प्रश्न भी कर सकते हैं। तो ये सारा देख सकते हैं। अब उसके बाद कक्षा कक्ष, छठा नंबर है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। इसमें क्या होता है, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल से हमारा अभिप्राय ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलाप को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण में मदद करे, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य को संचालित कर सके। इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। कक्षा प्रबंधन के घटक में है अधिगम को रोचक बनाना, और अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाना, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। ये सारा देख सकते हैं। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना, छात्रों को नजर में रखना, और सौहार्दपूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण करना। 7 नंबर आपका आ जाएगा दृष्टांत कौशल। तो इसमें किसी विषय को उदाहरण, चार्ट, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। जब व्याख्या द्वारा पाठ्य वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाती तो शिक्षक उसे समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण का महत्व, उदाहरण देकर बच्चों को समझाने में क्या होता है कि वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, और ये उदाहरण विचारों को, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको स्पष्ट करने में काफ़ी सहायक होता है, और इससे विद्यार्थी का ध्यान विषय की ओर केंद्रित होता है। अब इसके घटक क्या है दृष्टांत कौशल का, जैसे सार्थक उदाहरण का निर्माण, सरल उदाहरण का निर्माण, रोचक उदाहरण का भी निर्माण, उचित माध्यम का प्रयोग करेंगे आप। और फिर दृष्टांत कौशल में देख सकते हैं, जैसे कि मेरा टॉपिक है मौलिक अधिकार, तो आप बच्चों को इस तरह से दिखा सकते हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो। जैसे मौलिक अधिकार को हमने ये गमला में यहाँ पर पौधे या पत्ते की तरह हमने दिखाया है। आप इसको चार्ट में भी, चार्ट पेपर में बना के इसको बच्चों को दिखा सकते हैं। अच्छे तरीके से आप कलर कर दीजिएगा चार्ट पेपर में। और ये जो हमारा मौलिक अधिकार का 6 प्रकार है वो है। फिर उसके बाद प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में क्या है,
इसमें पढ़ाने के दौरान बच्चों को कुछ दिखाया जाता है, उस विषय से संबंधित दिखाया जाता है जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो। इसका उद्देश्य शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है। इसके घटक क्या है? प्रदर्शन की प्रासंगिकता होना चाहिए। अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसका प्रदर्शन, जिस चीज को दिखाया जा रहा है वो विषय वस्तु से संबंधित हो। प्रदर्शन की सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी बताएं टीचर द्वारा बताया जा रहा है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज को समझ सके। मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल। विद्यार्थी की भी सहभागिता होनी चाहिए। रोचक और आकर्षक होना चाहिए और प्रदर्शन में प्रभावशीलता भी होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट होना चाहिए। कुछ ध्यान रखने की बातें भी हैं जिसे हम देखेंगे, जैसे कि सहायक साधन का उपयोग वहीं किया जाता है जहां उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप दृश्य साधन यानी कि बच्चे देख सके उस चीज को दिखा रहे हैं, जैसे कि चार्ट दिखा रहे हैं या नक्शा दिखा रहे हैं, तो वो ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा। अगर छोटा होगा तो बच्चे देख नहीं पाएंगे और अगर ज़्यादा ही बड़ा होगा तो भद्दा दिखेगा। और ऐसे स्थान पर उस चीज़ को दिखाना चाहिए, जैसे कि आप चार्ट दिखा रहे हैं तो आप ऐसे स्थान पर उसको दिखाएंगे रखकर, जैसे आप दीवार में चिपकाएंगे, तो ताकि सारे बच्चे उसको देख सकें। जैसे आप चार्ट पेपर में मौलिक अधिकार को ऐसे बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पेड़ बनाया है, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार और ऊपर का जो भाग है वो सारे 6 अधिकार है जो वो हमने यहाँ पर लिखा है। और फिर उसके बाद पुनर्बलन कौशल आता है 9 नंबर। तो पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी भी भाव, विचार अथवा आदत को बल प्रदान करके सशक्त बनाना। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी की वह क्रियाएं एवं आदत जो उत्तम होती है उन्हें शिक्षक द्वारा समर्थन दिया जाना जरूरी होता है। अगर वो अच्छे कार्य है तो शिक्षक को सपोर्ट करना चाहिए। इसके महत्व है, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई सकारात्मक टिप्पणी से प्रसन्न होता है। जैसे कि प्रश्न करते हैं अगर टीचर, तो बच्चे उत्तर देते हैं, तो ऐसे में अगर टीचर बोलते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, वाह, तो ऐसे में बच्चे क्या होते हैं कि प्रसन्नता महसूस करते हैं, उन्हें खुशी होती है, उनकी रुचि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उनका ज्ञान मस्तिष्क में अस्थायी बनता है। यहाँ पर मानसिक शक्तियाँ जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति प्रबल रहती है। इस चीज को आप देख सकते हैं। पुनर्बलन के प्रकार है, 2 है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या है कि इसके द्वारा छात्रों में वांछित व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है। जैसे इसमें अध्यापक को अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ, ठीक है, सुंदर, अति सुंदर, वाह आदि कहना या उत्तर ठीक होने पर मुस्कुराना, सिर की स्वीकृति में हिलाना यानी कि हाँ सही है, जैसे सर हिलाते हैं, हाँ, ताली बजाना, विद्यार्थी की पीठ थपथपाना या हाथ के संकेत आदि से आते हैं। ये सकारात्मक पुनर्बलन हुआ। जैसे कि टीचर प्रश्न किया, बच्चे ने उत्तर दिया, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, शाबाश, वाह, ये सारा सकारात्मक पुनर्बलन में आएगा। जबकि नकारात्मक क्या है कि इसमें छात्रों के गलत तथा अवांछित व्यवहार को दूर करने की चेष्टा की जाती है। उनके जो गलत व्यवहार है उस चीज को दूर करने की चेष्टा की जाती है, जिससे अध्यापक का वह व्यवहार आता है जिससे छात्रों को गलत व्यवहार को रोकने में आसानी होती है। गलत उत्तर देने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, फिर से कोशिश करो।
इसके घटक क्या है? प्रश्नात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए, हाव भाव और अन्य अशाब्दिक संकेत का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, नकारात्मक अशाब्दिक संकेत का प्रयोग करना चाहिए। इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अब उसके बाद पुनर्बलन कौशल आप किस तरह से बनाएंगे चार्ट पेपर में, इसको देख सकते हैं। एक हो गया छात्र अध्यापिका प्रश्न, यानी कि जो छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगी, और फिर उसके बाद छात्र संभावित उत्तर, और बच्चे उत्तर जो देंगे उसको लिखेंगे, और पुनर्बलन में आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो छात्र क्या देता है उत्तर? भाग 3। अब यहाँ पुनर्बलन कैसे करते हैं टीचर? टीचर बोलते हैं वाह बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न टीचर करते हैं कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो छात्र क्या देते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 उत्तर। यहाँ पर टीचर क्या करेंगे? शाबाश, यहाँ पर पुनर्बलन ये हुआ। अब मौलिक अधिकार के कितने प्रकार है? टीचर प्रश्न करते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं 6 प्रकार। तो यहाँ पर टीचर को देख सकते हैं पुनर्बलन बहुत सुंदर। तो ये सारा पुनर्बलन में आ जाएगा इस साइड का। अब जो हमारा लास्ट है पाठ समापन कौशल, ये स्किल लास्ट स्किल है। इन 10 स्किल का हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। और जो हमारे यहाँ पर विषय था वो था सिविक्स। अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा हो, उस चीज़ पे बना रहे हैं, तो आप क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिविक्स का क्वेश्चन है। बाकी सब चीज़ आपका वैसा ही रहेगा। पाठ समापन कौशल का संबंध शिक्षक द्वारा पाठ को पूरा पढ़ाने के बाद उसे समाप्त करने की प्रक्रिया से होता है। अध्यापक का यह प्रयास होता है कि जितनी अच्छी तरह से पाठ का प्रारंभ हो, जैसे स्टार्टिंग हुआ है, उतने ही अच्छी तरह से पाठ का समापन भी होना चाहिए। इस कौशल के मुख्य घटक हैं कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए, पढ़ाए गए तथ्य विकसित अबोध हो एवं उनके प्रयोग को सुसंबद्ध करना चाहिए, छात्रों द्वारा बोध प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त स्तरों के आधार पर सैंपल सारांश विकसित करना चाहिए, पाठ के प्रमुख बिंदु को रेखांकित करना चाहिए, और छात्रों को समुचित गृह कार्य देना चाहिए। लास्ट में गृह कार्य देना जरूरी होता है। प्रस्तावना से आप स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद व्याख्यान देते हैं, फिर उन सारे स्किल को बीच में प्रयोग करते जाते हैं। श्यामपट स्किल हुआ आपका, दृष्टांत कौशल हुआ, पुनर्बलन स्किल हुआ, ये सारे चीज़ को प्रयोग करेंगे। और लास्ट में पाठ समापन करते हैं। तो पाठ समापन में उसके पहले देखते हैं कि प्रश्न करते हैं बच्चों से, फिर पुनरावृत्ति करते हैं जो चीज़ पढ़ाया है, और लास्ट में गृह कार्य देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मूल्यांकन आप यानी कि प्रश्न करेंगे, आप पहले भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति। बहुत सारे लेसन प्लान बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट में हो गया आपका गृह कार्य। गृह कार्य देना जरूरी है। इन प्रश्नों की संख्या आप 2 रख सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग के बारे में, कि जब आप सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का कॉपी बनाते हैं तो कैसे लिखना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप चार्ट पेपर का यहाँ यूज कर सकते हैं इन सारे कौशलों को दिखाने के लिए। जैसे कि जो डायग्राम बनाया हुआ था दृष्टांत कौशल में, यहाँ पर पुनर्बलन कौशल में, तो उन चीज़ों को चार्ट पेपर में भी आप दिखा सकते हैं। प्रदर्शन कौशल में था, श्यामपट कौशल में, तो श्यामपट कौशल का जो बनाया हुआ था उसको आप ब्लैक पेपर में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ ये सारे कौशल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।